CAPFSC 2023 मिशन 250 प्लस में आज हम डे 8 के क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ जो ऑलरेडी मैंने बोला कि जो कुछ टाइम जो है बियॉन्ड माय कैपेसिटी जो वो डिले होता है, ये इसका कारण है कि जो इंटरव्यू वाले कैंडिडेट्स हैं अभी भी उनके कुछ कुछ काम बाकी हैं, उनके कुछ कैंडिडेट्स हैं तो वो चलते रहता है। सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, तो यू हैव टू टॉलरेट इन दैट वे। ओके, तो एनीवे वट एवर इज पॉसिबल आई एम डूइंग। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्यूमिन और जीरा। जीरा अभी देखो कि कुछ कुछ जो चीजें होती है उसकी प्राइसेस बढ़ने लगती है, और क्यूमिन जो जीरा है वो उसके प्राइस अभी बढ़ रहे हैं। जैसे अभी टोमेटो देखोगे कि एक टोमेटो पे बहुत सारे जोक्स और ये चीजें चल रही है सोशल मीडिया पे, तो क्यूमिन भी जो जीरा है उसका भी प्राइस इधर बढ़ रहा है। तो इसके संबंध में आपको ये कंसिडर करना है। फर्स्ट, इट इज अ रबी क्रॉप। यस, ये सही है, ये जो जीरा है वो रबी क्रॉप है। इंडिया अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ टोटल क्यूमिन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। नो, एक्चुअली इंडिया जो है 70% कंट्रीब्यूट करता है, ऑलमोस्ट 70% टोटल जो क्यूमिन प्रोडक्शन का है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। गुजरात प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ क्यूमिन इन इंडिया। यस, तो ये गुजरात के बाद राजस्थान है, और गुजरात प्लस राजस्थान कंबाइंड यदि हम करें तो 99% जो क्यूमिन्स या जीरा का उत्पादन करता है। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड सही है। तो कुछ चीजें अचानक, जैसे ये इसकी प्राइस अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक तो इसका कारण क्या है कि देख रहे हो कि इंडिया जो आपका है कि 70% प्रोडक्शन करता है, और इसमें से दो स्टेट में कंसंट्रेटेड है। और देखोगे दो स्टेट में कुछ कुछ जो सिमिलरिटी आपके पाए जाते हैं, तो ये प्रोडक्शन कम होने के कारण जो है प्राइस बढ़ रहा, और डिमांड जो इंटरनेशनल मार्केट में है काफी बढ़ रहा है, स्पाइसेस के फॉर्म में है, और इंडिया स्पाइसेस कैपिटल माना जाता है। तो इस वजह से इसका डिमांड तो इंक्रीज ही हो रहा है, लेकिन सप्लाई जो है इधर कम हो गया है। तो सी इसका करेक्ट स्टेटमेंट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस डज और डू नॉट रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो होता है वो आर्टिकल 368, तो आर्टिकल 368 के तहत यदि कोई चेंज हो रहा है तब उसको एक्चुअल में हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मानते हैं। और यदि वो 368 के बियॉन्ड यदि वो अमेंडमेंट हो तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानते हैं। सो ये इसका रीनेमिंग ऑफ स्टेट में जो है वो उसको में रिक्वायर नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो फर्स्ट तो सही है, तो ये अभी बस हमारा हट गया। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का मतलब है कि आपने फॉर एग्जांपल किसी स्टेट को बाइफरकेट कर दिया। अब बाइफरकेट कर दिया या फिर उसको, तो उसमें भी जो आर्टिकल आपके, अब बोलोगे कि जम्मू एंड कश्मीर का अलग प्रोविजन था, वो आर्टिकल 378 में उसमें चेंज कर रहे थे। लेकिन यदि इधर वाले पार्ट में जो फर्स्ट वाले जो शेड्यूल 1 है आपका फर्स्ट शेड्यूल, वो उसमें जो स्टेट वगैरह में है तो इसमें चेंज की जरूरत नहीं होती है, ये चेंज में करने में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। नेक्स्ट, एक्विजिशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी। यदि किसी कल के डेट में हम 4 गांव एक्वायर कर लिए तो उसमें जरूरत नहीं होता है। तो 1 2 3 इसमें से किसी में भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंदर आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं होती है, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। इसमें से जो पेयर हैं उसमें से कौन सा करेक्टली मैच। फर्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसमें प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन। नो, एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन फर्स्ट टाइम प्रॉपर तरीका से 1909 में ये किया गया था, और 1909 में जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का ये किया गया। ओके, सो इसमें से प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन का ये प्रॉपर प्रोविजन नहीं था। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट, तो ये फर्स्ट गलत है, सेकंड आपका सही है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो था वो आपका 35 में था, 1935 में, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये डायरकी 1919 में था, मोन्टागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में। डायरकी का मतलब एक तरह से है कि जो स्टेट है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से जो मेंबर्स होंगे तो कुछ तो होंगे जो अपना ये ब्रिटिश के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, और कुछ जो होंगे वो गवर्नर के द्वारा जो इलेक्टेड मेंबर्स में से इंडियंस में से चुने जाएंगे, लेकिन उनके भी पावर्स जो है वो लिमिटेड है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4,
विच अमंग द फॉलोइंग वाटर बॉर्न डिजीजेज इज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा जो है यानी कि जीवाणु के द्वारा इसमें से कौन सा रोग, क्योंकि ये सारे वाटर बॉर्न डिजीज हैं, तो कॉलरा यस, टाइफाइड यस, बैसिलरी डायसेंट्री ये सही, और हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा होता है जो कि आपका लीवर को, लीवर में इन्फ्लामेशन होता है यानी जलन होता है, तो ये आपका जो हेपेटाइटिस ए है वो आपका वायरस के द्वारा होता है। तो लेकिन 1 2 3 जो है बी, ये आपका, ये जो आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? Intertropical convergence zone is a low pressure belt which forms an important zone of contact over northern India and Pakistan. अब मान के चलो कि जो आपका जो ये है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो लो प्रेशर जोन होता है। सो लो प्रेशर जोन आप देखोगे कि वो चेंजेस टाइम के साथ होते रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल समर है, तो समर के मौसम में आपका जो प्रेशर होता है वो लो प्रेशर होता है। तो समर के टाइम में जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो आपका ऊपर चला जाता है थोड़ा सा। जैसे देखो जनरली जो लो प्रेशर एरिया होता है इक्वेटर के पास होता है, लेकिन वो समर के मौसम में इक्वेटर से थोड़ा ऊपर चला जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इनवाइट्स इनफ्लो ऑफ विंड्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। यस, यदि आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बनता है इसका मतलब है कि वो वहां क्या हो रहा है कि लो प्रेशर एरिया बन रहा है। तो यदि लो प्रेशर जोन जहां है वहां जो एयर है वो डिफरेंट डायरेक्शन से वहां आएंगे और वो वहां कन्वर्ज होते हैं। तो ये सी सही है, दोनों स्टेटमेंट आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करा, अ बॉडी वे 5 kg ऑन इक्वेटर। सो ये जो आपका है बॉडी वेट है जो किसी का 5 kg है वो आपका इक्वेटर पे, तो पोल्स पे कितना होगा इसका? तो ये आपका जो नॉर्मली आपका क्या है जी से इंपैक्ट होता है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या है एम इंटू जी। तो मास तो सब जगह फिक्स है। अब जी जो है आप जान रहे हो इक्वेटर पे कम होता है और जो पोल्स पे वो ज्यादा होता है। तो जब इक्वेटर पे कम है पोल्स पे ज्यादा है तो पोल पे ज्यादा होगा। तो ये 5 kg तो नहीं होगा, लेस देन नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, और मोर देन आपका 5 kg हो जाएगा। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज मोस्ट लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम द एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रूपी? एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि रुपये का वैल्यू बढ़ना, और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रुपये का वैल्यू कम होना। तो अब यदि आप डॉलर को एप्रिसिएट करोगे तो डॉलर का वैल्यू जिसका एप्रिसिएशन होगा उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो इंडियन रूपी के संबंध में है कि इंडियन रूपी एप्रिसिएट हो रहा है। तो जब इंडियन रूपी एप्रिसिएट हो रहा है तो इसका मतलब मान के चलो कि यदि रूपी 80 के बराबर आपको $1 मिल रहा था, अब इंडियन रूपी एप्रिसिएट हो गया तो सपोज करो 70 रूपी में आपको $1 मिल रहा है। अब जस्ट देखो, तो इसके कंडीशन में किसको फायदा होगा? एक्सपोर्टर्स इन इंडिया। अब सोचो एक्सपोर्ट कोई कर रहा है, जब पर्सन कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो पहले उसको 80 रुपया मिल रहा था, अब 70 रुपये मिल रहा है, तो क्या उसको फायदा होगा? नहीं। ये चार्ट आप यहां से लिख लो, यदि इस ढंग से एक एग्जांपल उसके बाद सोल्व करोगे तो आपके पास आसान हो जाएगा। अब देखो इंपोर्टर इन इंडिया, इंपोर्टर को फायदा होगा, पहले उसको 80 रुपया देना पड़ रहा था, अब कितना है 70 रुपी ही देना पड़ रहा है, 80 देना पड़ रहा था 70, इसका मतलब इसको फायदा होगा। बोरोअर्स थ्रू एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, यदि किसी ने बोरो किया तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता, अब कम देना पड़ रहा है इंडियन रूपी में, तो उसको भी फायदा है। यानी बी और 2 और 3 फायदा है, वो फायदा है, ए को घाटा है, वन को घाटा है। सो आपका वन वाले को घाटा है एक्सपोर्टर्स को, तो ये आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हर्षवर्धन इंपेरर हर्षवर्धना वॉज द कंटेम्प्ररी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? जो हर्षवर्धन थे पुष्यभूति डायनेस्टी के, और ये नॉर्थ इंडिया के उस समय सबसे प्रतापी सम्राट थे। तो इसके संबंध में कह रहा है कि कौन सा ये जो कौन थे जो इनके कंटेम्प्ररी थे? शशांका। तो शशांका जो थे वो गॉड था, तो वो इसके कंटेम्प्ररी थे। राजेंद्र चोला जो है आपके 1000 समथिंग में थे, तो ये तो नहीं होंगे। पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था, तो जब कंटेम्प्ररी होंगे तभी हराएंगे, तो ये है।
अमोघ वर्षा इनसे करीब 150 ईयर्स बाद हुए, तो ये नहीं होगा। तो 1 और 3 शशांक, गौड़ किंग और पुलकेशिन, जो चालुक्य नरेश जो पुलकेशिन द्वितीय, 640 ये 630 शायद ये जो भी है, इनको हराया पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को, नर्मदा रिवर ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, और वो एक तरह से हर्षवर्धन के जो पावर को इसमें चेक किया। तो ये आपका इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द प्रोविजंस ऑफ द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया। तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है इंडिया में, उसके संबंध में कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ए स्टेट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द legislative assembly of that states, provided that number of ministers including the chief minister in a state shall not be less than 12। नॉर्मली क्या होता है, जो आपका 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, उसने क्या किया कि किसी भी स्टेट में मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ उसका है, वो उससे 15% से ज्यादा आप मिनिस्टर नहीं रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल लो कि मान के चलो यूपी में 401 या 2 जो भी ये हैं, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो 400 का 15 करोगे तो 60, यानी कि 60 मिनिस्टर आप रख सकते हो इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। इससे ज्यादा आप नहीं रखोगे, लेकिन मिनिमम जो प्रोविजन है वो आप 12 रखोगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल लो, मान के चलो कि कुछ स्टेट हैं जहां सपोज करो कि अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में 60 आपके सीट्स हैं, तो 60 है तो उसके क्या होगा, 15% 9 हो जाएगा। लेकिन 9 से सम टाइम काम नहीं चलेगा, तो आप एक्स्ट्रा कर लोगे, तो एक्स्ट्रा यानी कि 12 तक आप रख सकते हो, मींस सॉरी मिनिमम आप 12, यानी कि ये अब, लेकिन मैक्सिमम तो आप इससे ज्यादा नहीं हो सकते हो। मैक्सिमम यदि ऐसे मैक्सिमम 15% करते हो तो इसमें 9 होता है, लेकिन ऐसे आप मिनिमम तो 12 इसमें रख सकते हो। नेक्स्ट आपका, और जो यूटी है, यूटी में आप 10% रखोगे, जैसे दिल्ली में 70 है सीट्स, तो इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर आप 7 मिनिस्टर्स ही हो सकते हो। तो ये आपका इसमें ये वाला 12 वाला क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं होता है यूटी में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट हैड रूल्ड इन 2008 दैट देयर इज नो वायलेशन ऑफ लॉ if a council of ministers has less members than the lower limit, because the act was enacted to put a cap on the huge expenditure incurred by states because of large cabinet। अब ये देखो, मान के चलो कि 12 आपने रखना था, लेकिन 12 नहीं रखे, आप 5 ही रखो, तो वो पनिशमेंट नहीं है और वो आप लॉ का वायलेट नहीं कर रहे हो। अब मान के चलो, जैसे देखो मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर बने, जो कमलनाथ का गवर्नमेंट को टॉपल करके, तो कुछ दिन तक कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं किया, या इनफैक्ट देखोगे कि बहुत जगह ऐसा होता है कि कैबिनेट एक्सपेंशन बहुत बाद में किया जाता है, ताकि सीट शेयरिंग और बहुत सारी चीजें हो जाए, तो कम आप रख सकते हो ऐसा, लेकिन नॉर्मली है कि आप ऐसे 12 रख सकते हो। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया हैज 4th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज ऑफ जून 2023। तो जून 2023 के अनुसार जो है इंडिया के पास जो हाईएस्ट और 4th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ये स्टेटमेंट सही है। अब इससे पहले 3 कौन है, चाइना पहला नंबर पे, जापान दूसरा नंबर पे, और तीसरा नंबर पे स्विट्जरलैंड, और इंडिया चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे रसिया, और 6ठे नंबर पे ताइवान। अब देखो, ताइवान जो है वो उसको हम एज ए सेपरेट इंटिटी नहीं मानते हैं, बहुत बार हमारे इंडिया के केस में हम ताइवान को सेपरेट इंटिटी नहीं मानते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको सेपरेट इंटिटी मानते हैं। तो इसमें से ताइवान, तो चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, इंडिया, रसिया, ताइवान। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड हैज मोर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देन इंडिया, यस सही है। अब इंडिया के पास जो, यदि हम इंडिया का जुलाई के आसपास का देखें, जुलाई में मान के चलो कि जो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है, तो हमारे पास 596 बिलियन यूएसडी था। जो चाइना है वो लार्जेस्ट है, उसके पास 3.37 ट्रिलियन आपका है। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है, तो डी इसका, सॉरी सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होता है रीपर्चेज रेट, यानी कि जो आपका आरबीआई से यदि बैंकों को, आरबीआई क्या है, बैंकर्स बैंक है, तो यदि बैंकों को पैसे की जरूरत होती है तो आरबीआई से ये लोन पे लेते हैं और उसके लिए ब्याज पे करते हैं। तो इट इज अ क्वालिटेटिव टूल, नो इट इज अ क्वांटिटेटिव टूल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। एज ऑफ जून 2023 RBI has fixed repo rate as 5.9%, नो 6.5% अभी किया हुआ है।
रेपो रेट यदि ज्यादा है, इसका मतलब है इकोनॉमी में एक तो मान के चलो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, दूसरा जो भी है लिक्विडिटी आपके पास ये मार्केट में ज्यादा है, तो उसके लिए आप ये कर रहे हो। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है आपका, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। यस, ये सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है आपका। फर्स्ट आपका जो है सबसे जो बड़ा आपका कौन सा है, तो रसिया है। उसके बाद आपका कनाडा है। उसके बाद आपका जो है वो चाइना है। चाइना के बाद आप यूएसए है। यूएसए के बाद फिर ब्राजील है। ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया है। तो 7th है। और इंडिया हैज द 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। यस, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी होगा। जो देखो, रसिया एरिया में भी सबसे बड़ा है और फॉरेस्ट कवर में भी सबसे बड़ा है, लेकिन जो ब्राजील है वो फॉरेस्ट कवर में सेकेंड लार्जेस्ट है, और थर्ड लार्जेस्ट जो है वो आपका कनाडा है, फोर्थ यूएसए और फिफ्थ चाइना। तो शी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट 75 आई। प्रोजेक्ट 75 आई ऑफन मेंशन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। एक्चुअल में देखा जाए तो ये न्यूज पुराना है, लेकिन इंडिया ने अभी फ्रांस से, जस्ट आप देखोगे कुछ दिन पहले फ्रांस से जो पैक्ट किया है कि हम सबमरीन बनाने में, जो बहुत सारे सबमरीन वगैरह आज के डेट में दुनिया में ये हम अपने जो नेवल पावर को एक्सपेंड कर रहे हैं, उसमें सबमरीन इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका सबमरीन है। इसके अंतर्गत 6 सबमरीन जो है वो बनाए गए हैं। वो आईएनएस कलवरी, नेक्स्ट खांडेरी, करांच, बेला, बागीर और बागसीर। तो 6 है। कलवरी फर्स्ट, देन आपका खंडेरी, करांच, बेला, बागीर और बागसीर। तो डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आफ्ता के संबंध में कह रहा कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। इट कैन बी इम्पोज ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नो, स्टेट गवर्नमेंट भी इसको इम्पोज कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी इसको हटा सकती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने इम्पोज किया हुआ है, तो स्टेट जो है विदाउट सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट के परमिशन से नहीं हटा सकती है। लेकिन यदि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको हटा सकती है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश है नो एरिया अंडर अफ्पा। अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी है, तो ये भी गलत है और दोनों गलत है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश में जो आसाम से जो एरिया लगते हैं वहां है। क्वेश्चन नंबर 15। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन के संबंध में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, दे आर फाउंड इन कोस्टल एरियाज इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इट इज लिस्टेड एज वल्नरेबल इन आईयूसीएन लिस्ट, रेड लिस्ट। नो, ये वल्नरेबल नहीं है, ये आपका इंडेंजर्ड है। और ये जो साइट्स जो है उसमें फर्स्ट शेड्यूल में है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड आपका गलत है, तो आंसर आपका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का रहा, विच अमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री। तो नेचुरल गैस है, कोल है, सीमेंट है। तो देखो, कोल का जो वेटेज है इसमें से 10 पॉइंट टोटल 33 है, और जो आपका नेचुरल गैस है तो नेचुरल गैस का 6.88 वेटेज है। ओके, परसेंटेज ये आप 100 इसको मान लो, तो ये इसमें परसेंटेज टर्म में। अब सीमेंट जो है तो सीमेंट आपका 5.37। सबसे कम यदि देखा जाए तो हमारा फर्टिलाइजर का है। तो फर्टिलाइजर का 2 पॉइंट आपका 2.63% है, 2.63%। और हाईएस्ट जो आपका है वो आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट का है। रिफाइनरी प्रोडक्ट का 28.04 है। सेकेंड हाईएस्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी का है, तो 19.85। फिर थर्ड हाईएस्ट देखें तो स्टील का है, स्टील का 17.92। फिर उसके बाद देखोगे कि फोर्थ हाईएस्ट जो आपका कोल का है आपका 10.33%। फिर उसके बाद क्रूड ऑयल का है, जो क्रूड ऑयल का 8.96। फिर आपका ये जो नेचुरल गैस, और फिर सीमेंट, और लोएस्ट में से आपका जो है फर्टिलाइजर है। तो ये तीन के तीनों है शामिल इसमें, तो डी इसका। और जो टोटल वेटेज है इनका पूरे ये में, तो उसमें 40.27 के आसपास करीब। ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेट ऑफ द इकोनॉमी
इज द फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी है, ये जो रिपोर्ट है वो कौन पब्लिश करती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इकोनॉमी का कंडीशंस क्या है, इसमें कहाँ पॉजिटिव निगेटिव, कहाँ हमें इंप्रूवमेंट करना है, ये सारे संबंध में ये करती है। तो ये इसका सही है। नेक्स्ट आपका 18 नंबर, ये क्वेश्चन हाउ यूर देखा जाए तो ये लास्ट ईयर का है, लेकिन कभी कभी देखोगे कि आप 1+ ईयर के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको जानना चाहिए। As per the latest guidelines of Ministry of Road Transports, what is the maximum limit of two-wheelers with children as pillion rider? जो बच्चे यदि आपके यदि दोपहिया वाहन आप चला रहे हैं और बच्चा आपके पीछे बैठा हुआ है, तो आपका मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए टू व्हीलर का? 40। अब ये देखो बहुत बार क्या होता है, आदमी 80 90 100 चला लेते हो, लेकिन बच्चा है तो लिमिट आपका होना चाहिए 40 किलोमीटर, क्योंकि रोड एक्सीडेंट एक बहुत बड़ा फैटल थिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स डज नॉट पोजेस न्यूक्लिक एसिड? तो न्यूक्लियस में होता है, केंद्रिक में, क्लोरोप्लास्ट में होता है, राइबोसोम में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं होता। जो आपका न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड एक ये कह सकते हो कि मोलिक्यूल ऐसा है या ऐसा सब्सटेंस है जो सेल में वो आपका जो इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिशन होता है वन फॉर्म से अदर, इन द सेंस आइदर वन जनरेशन से अदर या डिफरेंट इंफॉर्मेशन को, तो वो करता है। और जो न्यूक्लिक एसिड वो आपका इसमें से आइदर डीएनए आरएनए टाइप का होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये आपका डी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर स्टेशंस? तो ये पिंच ब्लेंड जो है वो आपका यूरेनियम का ओर है। यूरेनियम का जो 92 एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक वेट 2 टाइप्स के होते हैं, 235 और 238। तो 238 जो है वो नेचर में पाया जाता है 99.3% के करीब, और इससे इसको बदलने में इसको यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोसेस कहते हैं। तो डी इसका। नेक्स्ट आपका 21 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बाइंडर इन पेंट्स? तो रंग लेप जो पेंट है में योजक के रूप में, बाइंडर का क्या काम है कि जब आप दीवार में लगाते हो, कभी कभी क्या होता है ना, खराब पेंट आप लाते हो, कुछ ऐसा सिचुएशन, तो वो पेंट बहुत जल्दी उखड़ जाता है। तो जिसमें बाइंडर अच्छा है, ऐसा नहीं है सिर्फ बाइंडर ही नहीं, बहुत सारे कंपोनेंट्स है, लेकिन बाइंडर यदि अच्छा है तो वो उसको जकड़ करके रखेगा। तो नोवोलेक जो है वो नोवेलेक जो वो बाइंडर के रूप में काम करता, तो वो यदि अच्छा है तो आपका स्ट्रॉन्ग ये रहेगा। तो इसका जो है ये बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। तो 22 में ये कह रहा है कि कंपोज एंड लानोस जो है ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड है, वो कहाँ पाए जाते हैं? जनरली वो आपके साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Cl माइनस आयन? ये एक्चुअली Cl माइनस आयन है, ठीक है ना। तो क्लोरीन माइनस आयन, क्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 287, क्योंकि इसमें से 17 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 70 तो 2 इंटू 287। लेकिन तब ये Cl माइनस कर दिए, माइनस का मतलब क्या? 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब गेन कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन ही तो है ना सारे, तो 288 हो गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 8 हो गया। तो यानी कि बाहरी कक्षा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये 8 है। अब यही वैलेंसी पूछ देता, अब तो वैलेंसी 0 हो जाता, ये ध्यान रखना। वैलेंसी 0 हो गया और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। वैलेंसी का मतलब है कि अब वो कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन जो है, तो क्लोरीन का वैलेंसी -1 है, और यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता। और जो आपका सोडियम है उसका वैलेंसी क्या है? वो 1 है, +1 आपका। तो वैलेंसी होता तो 0 हो जाता, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 हो जाएंगे। तो बी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ मिथाइल ब्यूटानोट? ब्यूटानोएट, मिथाइल ब्यूटानोएट का जो फॉर्मूला होता है वैसे देखा जाए तो C5H10 और O2। अब ये किसका, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो देखो फंक्शनल ग्रुप में इसका स्ट्रक्चर हमको पहले जानना यदि पड़ेगा। तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप वैसे होता है R, ये आपका C डबल बॉन्ड O, फिर आपका O और R। R ये क्या है आपका?
ये जो है CH3 CH2 इट्सेट्रा जो होता है ना, वो उसमें, तो ये इसमें से पाया जाता है। तो एक्चुअली ये क्या है, ईस्टर का है। अब ये इसका फॉर्मूला यदि हम देखते हैं तो ये इस ढंग से होता है आपका, ये आपने किया, ये तो ये डबल यहाँ O डबल बॉन्ड, ये यहाँ O CH3, और ये जहां जहां ये नोड है ये कार्बन है, और ये यहाँ आपका C, और ये H H H। अब ये देखो यहाँ C है, तो देखो यहाँ 3 और यहाँ 3, 6 तो आपका ऐड हो गया इधर। अब ये देखो यहाँ आपका कार्बन यहाँ है, क्योंकि कार्बन इसमें क्या है C5 है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है 5 हो गया। अब ये इसमें से देखो ये आपका यहाँ 10, तो 3 3 ये 6 हो गया। अब यहाँ एक क्या है, एक यहाँ और एक ये यहाँ करोगे, तो फिर एक यहाँ और फिर एक यहाँ करोगे, तो ये फॉर्मूला होता है। तो ये इसमें ईस्टर पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन इसमें आज हमने मैथ और क्वांट नहीं डाला है, नेक्स्ट हम डाल देंगे और नेक्स्ट डे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट इसमें, आर्टिकल 243D ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स रिजर्व सीट्स इन पंचायत 4। तो जो हमारे आर्टिकल 243 है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से है, और इसी में 243 में जो बाद वाले पार्ट है वो किसमें है, वो आपके म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल जो अर्बन लोकल बॉडी से संबंधित है। तो ये 243D है, इसमें जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन के रिजर्वेशन के संबंध में। तो ये 25 क्वेश्चन पेपर 1 में हो गया। अब पेपर 2 का जो टॉपिक है, आर्गुमेंट इसमें पहला लिखना है, राइट आर्गुमेंट इन फॉर एंड अगेंस्ट ऑफ द गिवन टॉपिक, इज इंटरनेट कर्बिंग क्रिएटिविटी ऑफ आवर यूथ। तो इंटरनेट का हम आज की डेट में एक तरह से एक्सेस यूज करते हैं। समटाइम आई ऑल्सो थिंक ना कि फॉर एग्जांपल आप लोग का एग्जाम या फिर इंटरव्यू जो 22 वाले बैच का, तो समटाइम आई थिंक कि बहुत ज्यादा मैं यूज करता हूँ, तो लगता है कि अब ये मतलब कम करना चाहिए। लेकिन फिर भी ठीक है, एग्जाम्स वगैरह रहते हैं और ये है तो करना। फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 अगस्त का आपका हो जाएगा, तो फिर बीच में थोड़े कुछ दिन तक है उसको कम करूंगा। तो ये आपका क्या है, क्रिएटिविटी ये कम करता है, लेकिन इसमें आपको फॉर और अगेंस्ट दोनों में लिखना है। नेक्स्ट आपका आर्गुमेंट, ये रिपोर्ट है लिखना है, राइट ए रिपोर्ट इन अप्रॉक्स 200 वर्ड्स, इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। तो 2023 में इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है G20 का, और फिर आपका जो है ये SCO का भी है, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी है, तो आपको दोनों के बारे में जानना चाहिए। तो इसके संबंध में आपको ये रिपोर्ट लिखना है। तो ये आपके हो गए। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप मैसेज कर सकते हो, इधर व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669। ओके, थैंक यू।